नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो बताने वाला हूं। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आज आप लोगों का हिंदी का एग्जाम फर्स्ट सेटिंग में हुआ था। बिहार के जिन बच्चों का एग्जाम आज फर्स्ट सेटिंग में हिंदी का हुआ है वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे आंसर हैं उसे सही सही बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले कुल जितने सारे विद्यार्थी हैं वे सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हर एक प्रश्न का मैं सही सही आंसर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आइए यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर लिया है वो लिया है एच सेट वाला। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर एच सेट वाला नहीं है तो आप लोग प्रश्न के माध्यम से आंसर का मिलान कीजिएगा। ठीक है, जिस बच्चे के पास सेट एच का क्वेश्चन पेपर है तब तो वे क्या कर सकते हैं, सीरीज से अपने प्रश्न के सही उत्तर का मिलान कर सकते हैं। लेकिन जिस बच्चे के पास सेट एच का बिल्कुल भी क्वेश्चन पेपर नहीं होगा वे बच्चे क्वेश्चन के माध्यम से अपने आंसर का मिलान करेंगे। तो चलिए यहां पर पहले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, यहां पर बाबू देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। स्वर वर्णों की टोटल संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर होगा 11 ना। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट किया है, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को अगर दोस्तों पेंट किया है तो बिल्कुल आपका जवाब सही है। यहाँ पर पहला का राइट आंसर होगा 11। स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होती है अयोग वाह को छोड़कर। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, यानी कि ए वाला। यहाँ पर बात करते हैं 2 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा ट। जो वर्ण होगा आपका यही हो जाएगा अघोष वर्ण। अघोष वर्ण के उच्चारण में बिल्कुल भी दोस्तों कंपन उत्पन्न नहीं होता है। कहाँ पर, तो कंठ के पास। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप घोष वर्णों का उच्चारण कीजिएगा तो उनके उच्चारण के फलस्वरूप जो ध्वनियाँ होती हैं वो झंकृत होती हैं, यानी कि कंपन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग घ का उच्चारण करें, झ का उच्चारण करें, द का उच्चारण करें तो इन तीनों के उच्चारण करने के फलस्वरूप आप लोग अगर देखेंगे तो दोस्तों आपके कंठ के पास कंपन उत्पन्न होगा। तो हम कह सकते हैं कि घ, झ, द ये तीनों के तीनों वर्ण कैसे हैं, तो घोष वर्ण है। यहाँ पर अघोष वर्ण होगा ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 3 नंबर के सवाल में है जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द है। जहाँ लोगों का मिलन होता है उसे सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया यहाँ पर पाकेट मार शब्द कौन समास है। पाकेट मार, पाकेट मार का मतलब पाकिट मारने वाला। पाकेट मार का मतलब क्या होता है, पाकिट को मारने वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि का के की चिन्ह आ रहा है, आ रहा है ना जी, का के की चिन्ह आ रहा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब का के की चिन्ह आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि यह चिन्ह कहीं ना कहीं कारक से संबंधित है और कारक वाला जो समास होता है वो होता है तत्पुरुष। तो सही आंसर 4 का होगा ऑप्शन नंबर सी। पाकेट मार शब्द एक प्रकार का तत्पुरुष समास है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आप लोगों का। ठीक है, 5 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया है साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, किस कारक का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यह देखिए कि आप लोग दोस्तों है किसके साथ, यानी कि जो यहाँ पर वाक्य आप देख रहे हैं साधुओं की संगति बुद्धि सुधरती है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब यह हुआ कि जो बुद्धि है वो दोस्तों किसके साथ सुधरती है, तो साधुओं के साथ रहने से, साधुओं की संगति से। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी अलगाव नहीं हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल भी दोस्तों बिल्कुल भी एक दूसरे से दोस्तों बिछड़ाव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर कारक हो जाएगा हमारा करण कारक। अगर दोस्तों अलगाव होता, अगर बिछड़ाव होता तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कौन सा कारक, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं संप्रादन कारक। लेकिन यहाँ पर दोस्तों तो साथ में है, तो साथ में होने के लिए हम क्या करेंगे कि करण कारक ले लेंगे। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से। 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
6 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? विवाह करना। लोग बोलते हैं ना रहुओ घर बस जाई, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जो अपना गृहस्थ जीवन बसा लेता है। गृहस्थ का मतलब क्या होता है? जिनका शादी विवाह हो जाता है वही गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, यानी कि अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों गृहस्थ जीवन को ही क्या कहा जाता है? गृहस्थ जीवन को ही घर बसाना कहा जाता है। और गृहस्थ जीवन कब मिलेगा? गृहस्थ जीवन विवाह के बाद मिलेगा। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। 7 नंबर सवाल है कृपया शब्द का विशेषण क्या है? कृपया शब्द का विशेषण होता है कृपालु। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 8 नंबर के सवाल में पूछा गया है आप लोगों से रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे? तो यहाँ पर 8 का सही आंसर होगा 24 वर्ष है। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई थे तब वे 24 वर्ष के थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 9 नंबर के सवाल में कहा गया है रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? तो टीटी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 10 नंबर के सवाल में पूछा गया है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। यहाँ पर कथन है विपत्ति या व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यहाँ पर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह का ही यह कथन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 11 नंबर के सवाल में है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प नहीं बोला गया है, क बोला गया है। ठीक है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ होगा। ठीक है, क वर्ग में आने वाले कुल जितने सारे वर्ण होते हैं उन सभी वर्णों का उच्चारण कंठ से किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 12 नंबर के सवाल में पूछा गया है हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या 5 है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण क वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? क वर्ग का अंतिम वर्ण है अंगा। च वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? तो दोस्तों न, छ, छ, ज, झ, इया न नहीं इया है। त वर्ग का अंतिम वर्ण है न। ट वर्ग का अंतिम वर्ण है ड़। तो दोस्तों जो आप यहाँ पर सुन रहे हैं अंग, ड़, न, ये जो भी आप सुन रहे हैं या म, तो दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है क्या? तो इन्हीं को कहा जाता है अनुशासिक। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर होगा 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो गया यहाँ पर सी करेक्ट है। 13 नंबर के सवाल में है संधि के कितने भेद है? संधि के टोटल 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 14 नंबर के सवाल में है निसफल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी निधन फल। ठीक है, निधन फल ही निसफल का संधि विच्छेद होता है। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 15 नंबर के सवाल में है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों इन सभी में शुद्ध शब्द नूपुर है। नूपुर कौन है? नूपुर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आप लोगों का। दीपिका, प्रसाद, घनिष्ठ, ये तीनों बिल्कुल भी दोस्तों शुद्ध शब्द नहीं होंगे। 16 नंबर के सवाल में है सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? दोस्तों सोमवार व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर सप्ताह रहता ना तो दोस्तों हम बोलते कि यह एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 17 नंबर सवाल है शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को कहा जाता है संज्ञा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 18 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है सूर्य का प्रवाची शब्द क्या है? सूर्य का प्रवाची शब्द होता है मरीचि। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सारा चीज आप लोगों को याद करने वाला है। ठीक है, अगर आपको दोस्तों सूर्य का प्रवाची याद होगा तभी आप बता सकते हैं कि सूर्य का प्रवाची क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, जो प्रवाची शब्द होते हैं, जो श्रुति भिन्नार्थक शब्द होते हैं, ये सभी की सभी याद करने वाले होते हैं। याद रहेगा तो बनाइएगा, याद नहीं रहेगा तो आप नहीं बना पाइएगा। 19 नंबर के सवाल में कहा गया है कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवित्री। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? तो दोस्तों हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला। 19 का यहाँ पर राइट आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, यही सही होगा, यह बिल्कुल भी सही नहीं होगा। 20 नंबर के सवाल में है वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को कहते हैं शब्द और वाक्य के साथ रहने वाले शब्दों को कहते हैं पद। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 21 नंबर के सवाल में है
21 नंबर के सवाल में है, भैरव रामायण शीर्षक रचना किसकी है? भैरव रामायण शीर्षक रचना किसकी है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा तुलसीदास की। 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर के सवाल में कहा गया है, कवि नाभा दास का स्थायी निवास कहाँ है? कवि नाभा दास का स्थायी निवास कहाँ है? तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वृंदावन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 23 नंबर के सवाल में है, विशाख शीर्षक नाटक रचित है किसके द्वारा? तो यहाँ पर 23 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है? सभा का खेल शीर्षक रचना दोस्तों सुभद्रा कुमार चौहान की है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यहाँ पर 25 नंबर सवाल है दोस्तों, कवियों के कवि किसे कहा गया है? कवियों के कवि कहा गया है शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये सारे प्रश्न आपकी किताब से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने किताब का अध्ययन अच्छे से किया होगा, पढ़ा होगा, तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि इन प्रश्नों का सही सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों 26 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया आप सभी से, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर 26 का सही आंसर होगा 1917। 1917 ईस्वी में ही गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 27 नंबर के सवाल में है दोस्तों, यहाँ पर वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? तो दोस्तों 27 के यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा रघुवीर सहाय। यह जो निबंध है आप लोगों का, यह निबंध लिखा गया किसके द्वारा? तो रघुवीर सहाय के द्वारा। इस निबंध के रचनाकार कौन है? तो रघुवीर सहाय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 नंबर सवाल में पूछा गया है यहाँ पर, अधिनायक शीर्षक कविता में हर चराना कौन है? अधिनायक शीर्षक कविता में हर चराना कौन है? तो गरीब लड़का। यहाँ पर गरीब लड़का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 29 नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? आप लोगों को उस कवि का नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 29 का सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। 30 नंबर के सवाल में कहा गया है, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी? तो यहाँ पर सही आंसर आप लोगों का 30 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा रुद्र शाह के द्वारा। राजा रुद्र शाह के द्वारा ही कवि भूषण को भूषण की उपाधि दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर 31 नंबर के सवाल में है, कामयानी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1936 ईस्वी में। ठीक है, 32 नंबर के सवाल में है, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? तो छायावाद युग के। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के कवि थे। तो सही आंसर 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर सवाल है, तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है? यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आज्ञावाचक। ठीक है, यहाँ पर तुम खाओ ना, तो आज्ञावाचक। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आज्ञावाचक। 34 नंबर के सवाल में पूछा गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य बोला गया है ना, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था, यही होगा ऑप्शन नंबर ए। 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर के सवाल में है, अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? अग्नि शब्द का विलोम होगा जल। ठीक है, आग का विलोम क्या होता है? आग का उल्टा क्या होता है? जल। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 36 नंबर के सवाल में बोला गया है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बेफिक्र होना। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ बेफिक्र होना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 37 नंबर के सवाल में है दोस्तों, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते, क्या कहलाते हैं? पदबंध कहलाते हैं भाई। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या कहलाएंगे? पदबंध कहलाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 नंबर सवाल है, धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? धार्मिक शब्द में प्रत्यय ईक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 39 नंबर के सवाल में पूछा गया है, रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? रंग शब्द का विशेषण रंगीला होगा। क्या होगा? रंगीला। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। 40 नंबर सवाल में बोला गया है, दुराचार शब्द में उपसर्ग है। दुराचार शब्द में उपसर्ग है दुर। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 41 नंबर के सवाल में है, भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी? तो 41 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बाबू 23 मार्च 1931 ईस्वी में। 23 मार्च 1931 ईस्वी को ही भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 42 नंबर सवाल में है,
यहाँ पर भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटिकिन किस विषय के विद्वान थे? भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटिकन किस विषय के विद्वान थे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान के। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्रोपटकिन है जी, क्रोपटकिन। भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो राजनीति विज्ञान के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर 43 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया? आप लोग बताएंगे यहाँ पर दोस्तों कि आपने कौन सा यहाँ पर सही ऑप्शन सेलेक्ट किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर होगा जगदीश चंद्र माथुर। 43 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। वीडियो समाप्त हो जाएगा ना, तो दोस्तों आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 100 में से कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है। 100 कहने का मतलब 50 में से कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दे पाया है। ठीक है, पूरा 100 में है जी, प्रश्न पूरा प्रश्न 100 है। तो आप लोग दोस्तों 100 प्रश्न में से आप लोग देखिए कि आपने कितना प्रश्न सही सही दोस्तों आप लोगों ने प्रश्न का जो उत्तर है वो आप दे पाए हैं। ठीक है, सही सही। 44 नंबर के सवाल में है यहाँ पर ओ सादा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धत है? तो बोलते क्षण से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओ सादा नीरा शीर्षक निबंध बोलते क्षण वाला जो पुस्तक है उसी से उद्धत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 45 नंबर सवाल है चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दीना पाठक। ठीक है, 45 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर सवाल है दोस्तों गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? गोरखपुर जिले में गंडक नदी को कहा जाता है नारायणी नदी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 47 नंबर के सवाल में बोला गया है 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 47 का सारिका पत्र के संपादक रहे थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। 48 नंबर के सवाल में है वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आप यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर 49 नंबर सवाल में है सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? बिस्नी की पड़ोसन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 50 नंबर सवाल में है प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो यहाँ पर होगा निबंध। ठीक है, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की निबंध वाली विधा है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 51 नंबर सवाल है मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जायस में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 52 नंबर सवाल में कहा गया है जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फुले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यहाँ पर दोस्तों 52 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूरदास। ठीक है, यह पंक्ति दोस्तों पद शीर्षक कविता की है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। 53 नंबर के सवाल में है हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों की है? हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों की है दोस्तों? तो 53 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा 44। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 54 नंबर के सवाल में है दोस्तों यहाँ पर तुलसीदास क्या पहनते थे? तुलसीदास कॉपिन पहनते थे, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 55 नंबर के सवाल में यहाँ पर बोला गया है बाबू नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा 1540 ईस्वी में। नाभादास का जन्म हुआ था 1540 ईस्वी में, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 56 नंबर के सवाल में है भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छपाए हैं? यहाँ पर छपाए बताना है, तो सही आंसर 56 का हो जाएगा आप लोगों का 316 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 57 नंबर सवाल में है कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? तो हो जाएगा यहाँ पर रत्नाकर त्रिपाठी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रत्नाकर त्रिपाठी था। ठीक है, कवि भूषण के पिता का नाम। यहाँ पर 58 नंबर के सवाल में पूछा गया है शिवा बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तों में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो यहाँ पर 58 का सही आंसर होगा 52 मुक्तों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 59 नंबर के सवाल में है दोस्तों यहाँ पर 59 नंबर के सवाल में है बारी बात शब्द का अर्थ क्या है?
बारी बात शब्द का अर्थ होता है पानी। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर का सवाल है दोस्तों, प्रेम पथी के शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर 60 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सारा किताब से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलादे क्या काम करता था? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों घोड़े की काठी बनाने का काम करता था। सही आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर के सवाल में है, पेशगी शीर्षक कहानी में कारमेन को काम के कितने फ्रैंक मिलते थे? तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर होगा 2000 प्रतिमा। ठीक है, 2000 प्रतिमा मिलते थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 63 नंबर के सवाल में है, दमित्रिच चिरकोव वे क्या देख रहा था? क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। दमित्रिच चेरब्योकोव वे क्या देख रहा था? क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर देना है। तो यहाँ पर सर्कस होगा ना। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सर्कस। 64 नंबर के सवाल में दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 64 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बाबू 1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में ही ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान प्राप्त हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर आते हैं 65 नंबर के सवाल में। इसमें बोला गया है, अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? तो यहाँ पर 65 का आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा ही अब और नहीं कविता संकलन जो है वो रचित है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 66 नंबर के सवाल में है, जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकती थी? तो सही आंसर होगा 20 से 25 रुपए में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा 66 का। 67 नंबर के सवाल में है दोस्तों, यहाँ पर तिरिक्ष शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? तिरिक्ष शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था जी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 67 का थप्पा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 68 नंबर के सवाल में कहा गया है आप लोगों से, सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? तो यहाँ पर सही आंसर होगा मगही। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 69 नंबर के सवाल में कहा गया है दोस्तों, कनिया का अर्थ क्या होता है? कनिया का अर्थ कंधा होता है। नहीं जी, बद्धू होता है, बद्धू। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। 70 नंबर सवाल में बोला गया है बाबू, तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तुलसीदास की माता का नाम पूछा है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा हुलसी। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 71 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? किस युग के? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए, भारतेंदु युग के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 72 नंबर सवाल में कहा गया है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पुलहू राम कौन था? पुलहू राम कौन था जी? बताएंगे आप लोग। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने। तो यहाँ पर 72 का सही आंसर होगा चौकीदार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। 73 नंबर सवाल में है, लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो जयप्रकाश नारायण। 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। 74 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण के अनुसार सादानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? जयप्रकाश नारायण के अनुसार सादानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? तो 74 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्री प्रेस के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 75 नंबर सवाल है बाबू, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो यहाँ पर 75 का सही आंसर हो जाएगा बाबू सादानंद जी को कहा गया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 76 नंबर सवाल में कहा गया है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में। 76 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, यहाँ पर 1908 ना होगा, 5 होगा। यहाँ पर 5 होगा जी, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1905 ईस्वी में। 77 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो 77 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबू 1922 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 78 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारी तत्व की भी साधना की थी? तो यहाँ पर होगा विनोबा भावे ने। 78 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर सवाल है यहाँ पर बाबू, अज्ञा जी ने, यहाँ पर बोला गया है
आज्ञा जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया? तो सही आंसर होगा 1930 ईस्वी के बाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 80 नंबर सवाल में कहा गया है आप लोगों से, यहाँ पर दोस्तों 80 नंबर सवाल में है, स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किन की भूमिका रही? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शन है, बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर कितने नंबर का दोस्तों ये क्वेश्चन है आप लोगों का? तो दोस्तों 80 नंबर का। 80 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशियान आज्ञा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 81 नंबर सवाल में है बाबू, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? तो यौगिक शब्द सही आंसर होगा। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के खंड सार्थक हो उसे कहते हैं यौगिक शब्द, और जिनके ना हो उन्हें कहा जाता है रूढ़ शब्द। तो 81 का यहाँ पर सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर आते हैं 82 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, आम्र शब्द क्या है? आम्र शब्द तत्सम है। ठीक है, तत्सम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 83 नंबर सवाल है बाबू, यहाँ पर ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदायों को क्या कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को कहते हैं शब्द। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 84 नंबर सवाल है बाबू, निम्नलिखित में से किसका रूपांतर नहीं होता है? तो अव्यय का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 85 नंबर के सवाल में यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से दोस्तों, काल के कितने भेद होते हैं? तो 3, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 86 नंबर के सवाल में है बाबू, उसने रागों को मारा था किस काल का उदाहरण है? मारा था मतलब मार चुका है, तो भूतकाल। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 87 नंबर के सवाल में है बाबू, मोहन मुझे से किताब लिखवाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। तो 87 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बाबू? 87 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर सवाल में है, मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 89 नंबर सवाल में पूछा गया है बाबू, मैं आप ही चला जाऊंगा मतलब अपने आप ही चला जाऊंगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 90 नंबर सवाल है बाबू, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पर संबोधन, क्योंकि संबोधन का चिन्ह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर संबोधन का चिन्ह है, तो हम कहेंगे कि यह एक प्रकार का संबोधन कारक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 91 नंबर सवाल है, तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो तनुजा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तनुजा। 92 नंबर के सवाल में है, दौलत शब्द कौन लिंग है? दौलत शब्द कौन लिंग है? तो स्त्रीलिंग होगा। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 93 के क्वेश्चन में कहा गया है, 93 नंबर में, कलम शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कलम एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। 94 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन है? पूर्ण विराम। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह ऑप्शन नंबर सी वाला है, खड़ी पाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 95 नंबर के सवाल में यहाँ पर बोला गया है बाबू आप लोगों से, निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध है प्राप्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पर 96 नंबर के सवाल में चलते हैं, इसमें बोला गया है, संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर होगा सम धन यम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 97 नंबर के सवाल में है, ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा। ट वर्ग में आने वाले कुल जितने सारे वर्ण हैं उन सभी वर्णों का उच्चारण मूर्धा से किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर बी होगा। ठीक है, 98 नंबर के सवाल में है बाबू, यहाँ पर निम्नलिखित में उसमें व्यंजन कौन है? तो तलाबी सा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर के सवाल में कहा गया है आप लोगों से, अ वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? अ बनता है कैसे? तो अ में ओ के मिलने से। जब अ में ओ मिलेगा तो अ बनेगा, तो यह हो गया संयुक्त वर्ण। सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वर्ण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर के क्वेश्चन में है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ढ कौन व्यंजन है? देखिए, एगो ऐसा होता है, एगो ऐसा होता है, तो जिसके नीचे बिंदु हो उसको बोलेंगे द्विगुण व्यंजन। क्या बोलेंगे? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन दो होता है, एक होता है ढ वाला, एक होता है ड वाला। ठीक है, जो कि शब्द के वर्णों के मध्य में आता है या फिर शब्द के अंत में आता है। ठीक है, कभी भी शब्द के शुरू में नहीं आता, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विगुण व्यंजन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आपके हिंदी वाले क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका सही आंसर बता दिया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा किया होगा। आपने दोस्तों 100 में से मुझे
मुझे उम्मीद है कि 50 में 50 आप लोग मारकर आए होंगे। आप लोगों से बिल्कुल भी कोई भी प्रश्न नहीं छूटा होगा, आप लोग 50 में 50 सही करके आए होंगे। दोस्तों अब आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा सोमवार को। तो सोमवार के लिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को जो तैयारी है मैं आप लोगों को कराऊंगा। बस आप लोग ध्यान से हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।